निकालो कॉपी। कहाँ तक हो गया था? क्या पढ़ा है? वो कहाँ गई एक जन और है? चलो, कहाँ तक पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में? पढ़ लिए थे। सिग्निफिकेंस हेडिंग डालेंगे भैया, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। अभी मेरे को एक छोटा सा ये पार्टिकल दिख रहा है सबको? कैसे दिख रहा है? आंख से दिख रहा है? अभी मैं लाइट बंद कर दूंगा, इसका भी लाइट बंद कर दूंगा और इस डॉट को यहां बना दूंगा। यहां ये तो खैर क्या बैकलिट है ना, पीछे से लाइट जल रही है उसमें। ये डॉट मैं यहां बना दूं और सब लाइट बंद कर दूं, पीछे की भी। तो ये दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। पीछे की उधर है तो समझाओ, है ना? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो किसी पार्टिकल को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? लाइट। इसके ऊपर लाइट गिर रही है, ये कौन से रंग का है? लाल रंग का। कैसे पता चल रहा है लाल रंग का? इसके ऊपर व्हाइट लाइट गिर रही है, व्हाइट लाइट का कुछ हिस्सा ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है और लाल रंग की लाइट ये इमिट कर रहा है जो आपकी आंखों में पड़ रही है, जिसको आपकी आंख का रेटिना वेटिना जो भी होता है अंदर का मैकेनिज्म वो सेंस कर रहा है और आपके ब्रेन को बता रहा है कि वहां कौन से कलर का डॉट है? रेड। मतलब अगर मेरे को किसी को देखना है तो उसके ऊपर लाइट गिरना जरूरी है ना। अब छोटा सा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इसको देखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर लाइट गिरानी पड़ेगी। तो मैं ये लाइट लेके आया, इलेक्ट्रॉन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि लाइट उसके ऊपर नहीं पड़ रही, उसके बाजू से निकल जा रही है ना। मैं दूसरी थोड़ी छोटी कर दिया वेवलेंथ, अब दिखेगा नहीं दिखेगा? अभी भी नहीं दिखेगा, मिस होने की संभावना है। और छोटी कर दिया वेवलेंथ, अब दिखेगा नहीं दिखेगा? है? अभी भी नहीं दिखेगा। एक मिनट ना। हेलो। हाँ गौराज। हाँ। नहीं बेटा, आज भिलाई में हूँ, कल मिलूंगा बेटा मैं। ठीक, ओके ओके बेटा, ओके। हाँ, ये बच्चा है, इसका नीट में सिलेक्शन हुआ है, मिठाई खिलाना चाहता है, मैं भी खाना चाहता हूँ, लेकिन वो रायपुर में है, अब यहाँ है। तो मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर पा रहा हूँ? नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्योंकि ये सब वेवलेंथ कैसी है? बड़ी बड़ी। अगर मैं छोटी वेवलेंथ की लाइट ले लूँ, एकदम छोटी वेवलेंथ की, और वो उसके ऊपर गिराऊं, तो दिखने की संभावना क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है कि जितना बड़ा पार्टिकल है उसको देखने के लिए कम से कम उतनी बड़ी वेवलेंथ की लाइट तो, नहीं तो मिस हो जाएगा, है ना। तो जो लाइट है वो कम से कम उतनी बड़ी होनी चाहिए या उससे छोटी होनी चाहिए। ठीक। तो लिखेंगे द मिनिमम अनसर्टेनिटी, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजिशन of a particle is equal to the wavelength of light, is equal to the wavelength of light used to see the particle। ठीक है, यूज टू सी द पार्टिकल। पार्टिकल को देखना है तो मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी? जितनी हम लाइट की वेवलेंथ लेंगे, है ना। अगर मेरे को एकदम छोटे से पार्टिकल को देखना है तो उसको देखने के लिए वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए भैया? छोटी। तो मेरे को पार्टिकल दिख जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे टू आइडेंटिफाई अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, to identify a microscopic particle such as an electron, to identify a microscopic particle such as an electron,
द वेवलेंथ of light used, the wavelength of light used should be very small. ठीक है, छोटा पार्टिकल है तो उसको देखने के लिए वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, बहुत कम। अच्छा, E इज इक्वल टू एनर्जी, उस लाइट की एनर्जी कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। यहां से अपन बोल सकते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जब मेरे को छोटे पार्टिकल को देखना है तो लैम्डा कैसा लेना पड़ेगा, बहुत छोटा, और जब मैं लैम्डा बहुत छोटा लूंगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। और इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी कि उस इलेक्ट्रॉन को जब इतनी सारी एनर्जी पड़ेगी एक साथ तो उसको ऐसा लगेगा जैसे उसको कोई झटका लगा है। एनसीईआरटी में लिखा है कि इतनी ज्यादा एनर्जी विल इम्पार्ट अ किक टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या पड़ेगी, एक लात पड़ेगी, और लात पड़ेगी तो क्या होगा, अपनी जगह से हिल जाएगा। उसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर मैं लात मार दूंगा तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक। तो लिखेंगे भैया, लाइट ऑफ सच स्मॉल वेवलेंथ, light of such small wavelength will have very high energy, will have very high energy। और ऐसा लिखेंगे, ऐसा E is equal to h न्यू या E is equal to h c by lambda, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा छोटा होगा तो एनर्जी बड़ा हो जाएगा। हो गया है ना। सच हाई एनर्जी, सच हाई एनर्जी विल इम्पार्ट, such high energy will impart a kick to electron, such high energy will impart a kick to electron and will change its momentum, and will change its momentum। ठीक है ना। तो अगर हम उसको अच्छे से देखने के लिए जाएंगे तो हमको लाइट का लैम्डा कैसा लेना है, बहुत छोटा। लैम्डा छोटा लेंगे तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो क्या लगेगा, उसको जोर से धक्का लगेगा, धक्का लगेगा तो क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, है ना। हम चाहते हैं कि उसका मोमेंटम चेंज ना हो तो हमको उतना जोर से लात मारनी है क्या उसको, नहीं। तो लात कम मारने के लिए हमको एनर्जी क्या चाहिए, बोलो, कम। और जब एनर्जी कम करेंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, और जब लैम्डा ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी, हम उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे। समझ में आ गई बात भैया, ठीक। 2 अगली लाइन में लिखेंगे, टू नॉट चेंज इट्स मोमेंटम ग्रेटली, टू नॉट चेंज इट्स मोमेंटम ग्रेटली, energy of light should be, energy of light should be क्या, small, energy of light should be less। ठीक है, such light will have high wavelength, such light will have high wavelength and uncertainty, uncertainty in its position will increase, and uncertainty in its position will increase। पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मैं दोनों काम एक साथ करना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को अच्छे से देखना भी चाहता हूं और मैं उसका मोमेंटम अच्छे से, यानी उसकी वेलोसिटी भी अच्छे से पकड़ना चाहता हूं, पता करना चाहता हूं। अच्छे से देखने के लिए मेरे को लैम्डा कैसा लेना है, छोटा, और उसकी वेलोसिटी ना चेंज हो इसलिए मेरे को उसको धक्का नहीं मारना है, और धक्का नहीं मारने के लिए मेरे को एनर्जी कम लेनी, और एनर्जी कम लूंगा तो लैम्डा क्या लगेगा, बड़ा। दोनों काम एक साथ करना पॉसिबल है। एक काम के लिए वेलोसिटी, वेवलेंथ कैसी चाहिए, छोटी, और एक के लिए वेवलेंथ कैसी चाहिए, बड़ी।
तो दोनों काम एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग, पेपर में आएगा हाइजेनबर्ग स्टेटमेंट लिखें तो क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज नॉट पॉसिबल, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously, it is not possible to determine simultaneously and accurately the exact position and exact momentum of a microscopic particle such as an electron, ठीक है। अब मेरे को इलेक्ट्रॉन देखना है, कितना बड़ा है इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटा है, नेकेड आई से दिख जाएगा, काय से देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप में आपने नीचे देखा एक आईना लगा होता है, वो आईना सेट करते हैं, वो आईना का एक मुंह देखने के लिए होता है। फिर क्या देखते हैं आईने में, एक आईना होता है, देखा है माइक्रोस्कोप में नीचे आईना का, माइक्रोस्कोप देखा है नहीं देखा है, देखा है ना, 10वीं में चित्र भी बनवाते हैं उसका, बनवाते नहीं बनवाते आजकल, बनवाते नहीं, तो उसमें नीचे आईना लगा होता है, काय के लिए लगा होता है आईना, क्या सेट करते हैं उससे, बाल सेट करते हैं, आईने में देख के बाल सेट करते हैं, नहीं लेंस तो है ही नहीं उसमें, लेंस तो ऊपर है, तो ऊपर लेंस के पोजीशन को नीचे मिरर से कैसे सेट करेंगे, हाँ मिरर के ऊपर नहीं रखे होते, मिरर नीचे फ्रीली होता है, ऊपर स्टैंड होता है जिसमें स्लाइड फंसाते हैं। इसमें लगा होगा क्या इंटरनेट, इसमें होगा क्या, ब्राउजर होता है इसमें, कहाँ एप्स में होगा ना, ओके क्रोम है, ये है क्रोम, है ना, व्हाट्सएप ऐप है, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तेरी, क्या चाह रहा है, कंटिन्यू एज ऋषभ स्टे साइंड आउट, कौन है ऋषभ भगवान जाने, फोटो कहां से आती है, ये अरे तेरी, ये वाला पेज नहीं चाहिए मेरे को, अबाउट दिस पेज नहीं चाहिए, ये वाला फोटो चाहिए, कैसे आएगा ये, क्लिक करने से नहीं होता, बड़ा हो गया, ये है ना, ये मिरर है, ये स्लाइड यहां रखते हैं, ये स्टैंड में, ये मिरर, ये लेंस है, ये ऊपर से आई, नहीं मान रहा आप, सही आया, क्या बात है भाई साहब, ओ माय गॉड, ये आई पीस है, ये लेंस है, यहां ये जो ये दिख रहा है क्लिप, इसमें स्लाइड फंसाते हैं, ये मिरर काय के लिए, ये नीचे से लाइट देने के लिए, देखोगे बिना लाइट के दिखेगा क्या, नहीं, तो नीचे से लाइट फोकस करते हैं। माइक्रोस्कोप आपने रखा, उसमें इलेक्ट्रॉन रखा, देखने के लिए आपने लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा दुबला पतला हल्का सा पार्टिकल है, वो लाइट जो है वो लाइट उसके लिए एक बिजली, जैसे बिजली कड़कती ना वैसी एनर्जी है, उसके लिए बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही आप उस पर लाइट डालोगे क्या होगा, अपनी जगह से भाग जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन को देख पाओगे क्या, नहीं, तो आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है, इतना बड़ा माइक्रोस्कोप नहीं बना, वो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप पढ़ते हैं, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी अदर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन एज एनर्जी, उससे इलेक्ट्रॉन की मदद से दूसरों को देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते, समझ में आई बात। तो जैसे ही आप लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी जगह से भाग जाएगा, तो आप इलेक्ट्रॉन को देख पाओगे क्या, नहीं, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, पक्का आगे बात समझ में, ठीक। तो ये कौन कहता है, हाइजेनबर्ग।
उसने मैथमेटिकली प्रूफ करके निकाल के दिखाया। उसने क्या प्रूफ करके दिखाया? उसने हमें बताया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार उसने बताया हमें कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये इक्वेशन उसने निकाला। इसमें डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी या एरर, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी। डेल्टा पी क्या है? इट इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। मतलब अगर आप क्या करो, उसको अच्छे से देख लो, अच्छे से एकदम एक्यूरेटली उसकी पोजीशन फाइंड कर ली आपने, तो उसकी पोजीशन में एरर कितना हो जाएगा? 0, है ना। अगर हमने उसकी पोजीशन एक्यूरेटली देखना, इधर इफ पोजीशन इज डिटरमाइंड एक्यूरेटली देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और अगर इस इक्वेशन में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई रख दूं, यहां डेल्टा एक्स की जगह 0 लिख दूं, इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहां से मैं डेल्टा पी निकालूं तो डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 1/0। 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और ये पूरा कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्यूरेटली निकाल लेता हूं तो उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। पोजीशन एक्यूरेटली निकालने के लिए मेरे को उसको देखना है, तो मैं बहुत छोटा पार्टिकल है, वेवलेंथ कैसी लेनी पड़ेगी? बहुत छोटी। बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, उसको जोर से झटका लगेगा और उसका मोमेंटम एकदम से चेंज हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा, अगर मैं इसी में इफ मोमेंटम इज डिटरमाइंड एक्यूरेटली, यानी डेल्टा पी क्या हो जाए? 0, एरर 0 हो जाए, तो ऐसे केस में डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट। मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, तो प्रॉब्लम क्या है? दोनों काम एक साथ मत करो, अलग अलग कर लो, है नहीं। लेकिन यहां प्रॉब्लम वो नहीं है, यहां प्रॉब्लम है बोर से। बोर को इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता थी कि नहीं पता थी? पता थी कि वो न्यूक्लियस से 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम की दूरी पे पाया जाएगा। बोर को उसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वेलोसिटी पता थी कि नहीं पता थी? पता थी 2.118 इंटू 188 इंटू 10⁸ इंटू जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। बोर को ये दोनों बातें पता थी, जबकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों बातें एक साथ पता करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बोर का प्रिंसिपल क्या था? गलत था, फेल हो गया। समझ में आ गया? आप एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। समझ आई बात? पक्का? ठीक हो जाएगा। चलो इसको नोट करो फटाक से, यहां तक के, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि बोर का प्रिंसिपल, बोर का मॉडल पूरे तरीके से फेल हो जाएगा। ये सब काम नहीं कर सकते जो बोर कर रहा था। समझ में आई बात? पॉसिबल ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों? और अब ये बॉटल पड़ी है यहाँ, ये बॉटल यहां पड़ी है, इसका एग्जैक्ट पोजीशन आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। उस दीवार से कितना दूर है, उस दीवार से कितना दूर है, टेप से नाप लो, नप जाएगा? नहीं नप जाएगा? नप जाएगा। इसका एग्जैक्ट मोमेंटम निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो? अभी कितना है? 0, मूव नहीं कर रहा। यहां निकाल पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं निकाल पा रहे। क्यों ऐसा? ये इसके ऊपर लाइट गिर रही नहीं गिर रही? गिर रही। ये लाइट इसके लिए बिजली जैसे गिर रही क्या? नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉन की कैसा है? बहुत छोटा, तो उसके लिए ये लाइट की एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है, बिजली जैसे। आप यहाँ बैठे हो, बिजली गिर रही, आप बैठे रहोगे, इधर उधर भागोगे, इधर उधर भागोगे ना, तो फिर आपकी एग्जैक्ट पोजीशन निकाल पाएंगे क्या? नहीं। समझ में आई बात? वही वाला कहानी। ठीक हो जाएगा? पक्का समझ आ गया? चलो, तो ये किसके लिए लगेगा ये प्रिंसिपल? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स के लाइट जो है वो इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लेके आ रही है। समझ आ गई बात? पक्का। ये इसका एक फॉर्म हो गया जो पीछे पड़ा अभी, डेल्टा एक्स
इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अच्छा, यहाँ एच क्या है? एच इज प्लांक्स कांस्टेंट, और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 4 पाई तो 4 पाई है, एच अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा? 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू कितना? 3.14। अब ये बार बार करने से अच्छा एक बार वैल्यू याद करने काम हो जाएगा अपना। ये 6 पॉइंट समथिंग है, ये कितना होगा? 12 पॉइंट समथिंग। 6 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 12 पॉइंट समथिंग, 6/12 कितना आएगा? 1/2। 1/2 यानी 0.5। इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो आता है 0.527 इंटू 10⁻⁻34। h अपॉन 4 पाई की वैल्यू आप लोग याद रखेंगे 5.27 इंटू 10⁻⁻35। कितनी है? 5.27 इंटू 10⁻⁻35। 2 मिनट देखेंगे भैया। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये पी क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम इंटू वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब ये बताओ अनसर्टेनिटी किस चीज में है? मास में है या वेलोसिटी में? जिसको धक्का लग रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी। तो अपन क्या करेंगे? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अनसर्टेनिटी मास में है या वेलोसिटी में है? वेलोसिटी, इसलिए डेल्टा वी लगा दिया। ठीक है, डेल्टा वी क्या हो जाएगा बोलो? अनसर्टेनिटी इन क्या? वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ एक बार और। डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब मैं इसमें कुछ चेंज करने जा रहा हूं, लक्ष्य बाद में लिखना। एम डेल्टा वी ऊपर डेल्टा टी और नीचे डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बटे डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्या किया मैंने? बस सेट किया इसको। ये क्या चीज है? वेलोसिटी। ये क्या चीज है? टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो यहां क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स। तो डेल्टा है, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं अभी? डेल्टा एफ, है ना। दिख रहा है इतने में? एक क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। जितना काम करेगा उतनी एनर्जी कम होगी। तो मैं डेल्टा डब्ल्यू की जगह लिखने जा रहा हूं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। समझ में? दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग्स इक्वेशन। समझ में आया भैया? ये एक बार नीट में पूछ चुका है, नीट 2015-16 में, याद नहीं है मेरे को, डी 2001x है ना, किसी साल था मेरे को याद नहीं, 15-16-17 में था किसी साल। ठीक, अच्छा एक ये थर्ड फॉर्म और होता है विच इज डेल्टा फाई इंटू डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। आज तक नहीं पूछा है, दिस इज कॉल्ड थर्ड फॉर्म, है ना। यहां डेल्टा फाई क्या है? इट इज अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और डेल्टा थीटा इज अनसर्टेनिटी इन एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है जी। अब ये कैसे आया तो ये तो मुझे भी नहीं पता, सच्चाई बोलता हूं मैं, झूठ नहीं बोलता। काम पेपर में आया भी था तो केवल इतना आया था कि दिस इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू, ये तो पूछा ही नहीं आज तक, ये पूछा था। समझ में आया? ठीक, वो भी नीट में एक बार, उसके बाद से आज तक नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। जो भी न्यूमेरिकल आता है इस फॉर्म पे और उस फॉर्म पे बनता है। समझ आ गया? पक्का हो जाएगा? ठीक, याद भर रखना है। चलो फटाक से नोट करो, फिर न्यूमेरिकल करेंगे।
हाँ टाइम, अब पता नहीं होगा कुछ, इक्वेशन तो ऐसे ही है, याद रखना। भैया बहुत ऊंचे लेवल की बात है, वो कहाँ से लेके आया, कैसे लेके आया, वही क्यों आया, वो सब अपने को केवल इतना याद रखना कि भोर अब नहीं रहा, गया। कैसे मेरे लाल, सो गए थे? तो मैथ्स की कोचिंग, ये लोग भी तो मैथ्स से आ रहे होंगे। अच्छा फिजिक्स से, कहाँ पढ़ता है मैथ्स तू? मोहित सर के पास? अच्छा मुर्तजा सर, मैं मोहित सर सुना वाला है, मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ क्या मैं आजकल? कैसे आज लेट छोड़े सर? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ छड़ी लेके कूटना चाहिए कि साले नंबर कैसे कम आ रहा है ना? नहीं नहीं, बढ़िया करते हैं। ला नंबर लेके आप, है ना, कम मत ला। हाँ तो एडिट हो जाएगा ना, एडिट कर, या लिख लो नीचे आ गया है करके। हम लोग तो तेरा अटेंडेंस में एब्सेंट लगा के भेज दिए थे घर वालों को। हाँ हाँ, खूब खूब चिल्लाए सर, है तेरा अकेले कम नंबर आया, तो तेरा क्यों आया कम, आना चाहिए ज्यादा, अच्छा तो ठीक पढ़। अब पढ़ भाई, अब नंबर लेके आया ऐसे मत। इंडिया भी जो है केवल जिम्बाब्वे से ही जीत पा रही है, 125 पे 7 हो गए जिम्बाब्वे के, देखने का ही मन नहीं कर रहा है मेरा। हाँ है, कहाँ जीती, हार गई ना सीरीज तो, एक ही मैच तो जीती, 3 मैच का सीरीज था, 2 हार गई। हाँ होगा ही, देखना धीरे से। हो गया क्या लिखना? हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द मिनिमम अनसर्टेनिटी, फाइंड आउट द मिनिमम अनसर्टेनिटी in velocity of a particle of mass, find out the minimum uncertainty in velocity of a particle of mass 1.1 into 10 raised to the power minus 27 kg, 1.1 into 10 raised to the power minus 27 kg, whose position, whose position has uncertainty, whose position has uncertainty of 3 angstrom, whose position has uncertainty of 3 angstrom। ठीक, ये इक्वेशन है बेटा। एक हाइजेनबर्ग करके आदमी था, उसने बोला कि हम लोग किसी पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते, सुना है क्या? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो उसने एक इक्वेशन दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इक्वेशन कहाँ से लेके आया, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, अपने सिलेबस में नहीं है, बस ये इक्वेशन अपने में है। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, 4 पाई नीचे पुट किया, वो निकाल लिया, ये याद रखना, एच अपॉन 4 पाई, इसी को एच डैश भी बोलते हैं शायद, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिख दिया, मास इनटू वेलोसिटी। वो अनसर्टेनिटी जो है उसको धक्का लगता है, तो उसकी वेलोसिटी में, तो हमने वो जो डेल्टा है वो किस में ट्रांसफर कर दिया, वी में। समझ में आ गया? तो ऊपर वाला इक्वेशन लगाना है, ठीक। जब मिनिमम अनसर्टेनिटी बोलेगा
तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू का साइन लगा दोगे। ठीक है जी, आ गया समझ में? बेटा बुक दिखा तो जरा, मॉड्यूल है। चलो सॉल्व करो। हो गया बेटा? कितना आया? बस पावर गलत। वो दे दिया लेटर स्कूल में? क्या बोले? हाँ सही डेट लिखना चाहिए तेरे को। हो गया? उसी उसको देना है, उस मैडम को। वार्डन की वाइफ है वो, हेड मास्टर की वाइफ। हेड मास्टर की वाइफ, हेड मास्टर नहीं है, स्कूल की पोजीशन में नहीं है भाई साहब। दुनिया में देख रहे हो आप, है ना? हेड मास्टर से ज्यादा वो पत्नी चल रही है ना? बोलना अपना लड़का संभालो, दूसरे के लड़का सर का काम है संभालना। आओ इधर, क्या इक्वेशन लगेगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई फॉर मिनिमम अनसर्टेनिटी। मिनिमम अनसर्टेनिटी ही सॉल्व करेंगे हम लोग हमेशा ना। मिनिमम अनसर्टेनिटी के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई कर देंगे। ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स पोजिशन में अनसर्टेनिटी कितना दे रहा है? क्या दिया है? 3 एंगस्ट्रॉम। तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 10⁻⁻10। मास कितना दिया है? 1.1 इंटू 10⁻⁻27। डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू 5। अच्छा ये स्कूल में सीधा नहीं लिखना, स्कूल में लिखना पड़ेगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। उसके बाद लिखोगे क्या? 5.27 इंटू 10⁻⁻35। ट्रिक व्रिक दिखना नहीं चाहिए, स्कूल वाली मैडम लोगों को तो अंदर से आग लग जाता है कैसे ट्रिक से बना रहा है करके, है नहीं?
अच्छा इधर आ जाओ, डेल्टा वी बराबर बाकी सबको उधर भेज देना, 3 इंटू 10⁻⁻10 और 1.1 इंटू 10⁻⁻27। हाँ जी, डेल्टा वी इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻⁻35, नीचे से बोलो +37 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.3.3। समझ आ गया? तो ये क्या हो गया आपका 5.27 डिवाइडेड बाय 3.3 इंटू 10⁻², 52.7 डिवाइडेड बाय 33, 33 बन जा 33, 12 में से 3 गया 9, 4 में से 3 गया 1, डेसिमल लगाओ 7 ले आओ। ये कितनी बार जाएगा? लगभग 6 बार में। कितना ज्यादा हो जा रहा है क्या? अरे रे रे बेचारा, काश ये 8 होता है ना। तो कितना 198 हो जा रहा है, तो 59 कर दो, थोड़ा सा कम होगा ना, है कि नहीं? 59 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 57 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो तो 1.576 इंटू 10⁻²। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। समझ में आया पक्का? ठीक, ये कितना है? ये 157.6 मीटर पर सेकेंड। 157 मीटर, समझ रहे हो? किलोमीटर में क्या करते हैं? 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं कि 18/5 मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 करेंगे, तो 18/5 करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। 250 किलोमीटर का अनसर्टेनिटी है इतने से पार्टिकल में, वो बहुत ज्यादा है। समझ आ रही बात है ना? तो छोटे पार्टिकल के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। समझ आ गया? अब यही अगर मैं बड़े किसी के लिए लगाऊं तो लिखेंगे भैया फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी, फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी in velocity of a wagon, in velocity of a wagon, वैगन मतलब वैगन आर, वैगन मतलब बग्गी है ना, वैगन ऑफ मास 2000 किलोग्राम, whose position is known, whose position is known up to ±10 मीटर, अप टू ±10 मीटर। तो एरर कितना है इसमें? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना है? 10, 10 है, 20 नहीं है। कितना है? 10। चलो कर लोगे, सॉल्व करो फटाक से। हाँ तो कितना है वो? सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट? इनसिग्निफिकेंट है ना। तो क्या इक्वेशन लग जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? 10, मास हो गया 2000, ग्रेटर इक्वल टू ही कर देता हूं 5.27 इंटू 10⁻⁻35। डेल्टा वी इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻⁻35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁴। कितना रहा डिवाइड करने पर ही? 63 इंटू 10⁻⁻39 मीटर पर सेकेंड। कोई काम का है क्या? नहीं है ना। अगला सवाल लिखेंगे। The uncertainty in position, the uncertainty in position and velocity of a particle, मैडम इसको भी देख लेना ना, of a particle are 10⁻⁻8 मीटर, are 10⁻⁻8 मीटर and 5.27 into 10⁻20 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या बोला मैं? अनसर्टेनिटी इन, हाँ पोजीशन कितना हो गया? कितना बोला मैं? 10⁻⁻8 मीटर एंड 5.27 इंटू 10⁻⁻20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट मास ऑफ द पार्टिकल। हाँ, फाइंड आउट मास ऑफ द पार्टिकल। मैम बैटरी है उसमें?
उस समय ना, लेकिन अभी चलेगा नहीं ना वो। बहुत ज्यादा पूछता नहीं है जेई और नीट में, इसमें स्कूल में इसका स्टेटमेंट पूछता है, तो स्टेटमेंट आपको लिखना है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन accurately and simultaneously exact position and momentum of a microscopic particle such as an electron, बस, है ना, इतना लिख के आ जाना, नंबर मिल जाएगा। आ गया? है, हाँ, 47, 47 वेट कुड़ी आएगा कि इतना है, इतना थोड़ी ना आएगा। डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स कितना दिया है? 10⁻⁸। मास निकालना है 5.27 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10। भाई इतना इजी है यार, बताओ क्या हो गया? 5.27 इंटू 10⁻⁻35 डिवाइडेड बाय 5.27 इंटू 10⁻⁻28। टिडिंग टिडिंग कट गया, 10⁻⁻35 प्लस 28 कितना आ गया? -7 kg। अगला सवाल लिखेंगे भैया। एन इलेक्ट्रॉन, हो गया? एन इलेक्ट्रॉन has a speed of 6 into 10 raised to the power 7, नहीं 6 into 10 raised to the power 7, हाँ ठीक है, 3 into 10 raised to the power 8 बहुत है, 6 into 10 raised to the power 7 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, which is 0.02% uncertain, which is 0.02% uncertain. Find uncertainty in position of electron. Find uncertainty in position of electron. Mass of electron कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। चलो, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
है। कैसे करें बेटा? आ गया आंसर आ गया। और हम लोग कैसे करें मैडम? चलो जय माता दी बोल के चला लें। और वो आप जा रहे हो घर, तो सर को बोल देते आगे बैठे। अरे क्या बात है, भयंकर अंडरस्टैंडिंग है नहीं। चल आओ बेटा, बनाऊ मैं। क्या सवाल था? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी दी है भैया? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। इसमें अनसर्टेनिटी कितना है? 0.02% ऑफ वेलोसिटी, तो 0.02 अपॉन 100 इंटू 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 जीरो से तो ये कितना बच गया 5, और ये 2 डेसिमल हटाऊंगा तो कितना बच गया 3। 12 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड का क्या आ गया आपके पास? अनसर्टेनिटी। समझ में आ गया पक्का? नाउ आप बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसा लिखोगे ना, बाय स्कूल में आएगा तो पूरा लिखोगे, कहां से आया? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तभी नंबर मिलेगा। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्पेलिंग सही लिखना, HEI है। हाँ तो क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू H अपॉन 4 पाई। ठीक, तो डेल्टा एक्स कितना है फाइंड करना है मेरे को ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 12 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप भले लिख दो जो लिखना है आपको। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻⁻35 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻, बोलो भैया, -28। तो 5.27 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻7 ये बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ क्या हो गया? नहीं मैं आऊंगा 8:15, 7:30। हाँ तो ये हो गया। अब क्या हो जाएगा? इसको -7, इसको कर लोगे डिवाइड? हाँ चलो करो, अब कुछ तो मेहनत करो तुम भी, सब मैं ही थोड़ी करूंगा। 52.7 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 12 10⁻⁻। सर सुनो ना, वो न्यूज़पेपर ले लो ना थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ कुछ काम। तो 4 न्यूज़पेपर ले लो, यहीं पे है अलमारी में है। इधर हटाए हो ना बेटी डेसिमल ला जी। 91 है, देख बोलूं कुछ भी, लिखे हुए पर भरोसा करना चाहिए, है ना। तो इतना, हाँ बस मैं आ रहा हूँ। हो गया क्या? कितना रहा है? -8, 0.48 या इंटू 10⁻⁻8 या 4.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर।
ठीक, पक्का डिवाइड ठीक किया ना? हाँ, तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूं मैं। अगला सवाल लिखेंगे भैया। कैन एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, कैन एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट inside nucleus, can an electron exist inside nucleus? Justify your answer, justify your answer using Heisenberg's uncertainty principle. Justify your answer using Heisenberg's uncertainty principle. मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, क्या पढ़ाऊं इसके बाद मैं सोच रहा हूं। क्वांटम नंबर से शुरू करता हूं। है श्रोडिंजर उसके बाद लास्ट में पढ़ाऊंगा श्रोडिंजर, या इक्वेशन पहले लिखा दूं। तुम लोग तो समझदार दिख रहे हो, लिखा देता हूं। वो हर कोई झेल नहीं पाता ना उसको, इसीलिए मैं थोड़ा सा वो हूँ, रिलक्टेंट हूँ कि पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं। अब देखो क्या होगा, अब ये सवाल कैसे हल होगा। एक दिन बहुत पहले आपको मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ये कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, पढ़ा था हम लोगों ने। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसका अनसर्टेनिटी कितना हो सकता है, यही रेडियस के बराबर हो सकता है। तो लिखेंगे भैया, पहले ऐसा लिखो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। इफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा इतना लिख लो, लिख लिया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। मिस कॉल किसका आ गया, लिखेंगे इफ एन इलेक्ट्रॉन वर इनसाइड न्यूक्लियस its position would be confined to the size of nucleus. Position would be confined to the size of nucleus. Therefore, uncertainty in its position delta x is nearly equal to 10⁻⁻15 मीटर। उतनी अनसर्टेनिटी हो जाती। समझ में आ गया? अब आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg बाय हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप मेरे को निकाल के दिखाओगे क्या, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स मैंने निकाल दिया, आप मेरे को डेल्टा वी निकाल के दिखाओ। चलो डेल्टा वी निकाल दोगे ना, अभी तो कर रहे हो जब से। चलो निकालो। ऑफिस पूरा तो बैठे ही नहीं हो, कोई आए और
स्कूटर लेके चल दे, किसी को मतलब कोई बैठा हो, कोई आए मिलने ही आ जाए, कोई बैठा ही नहीं, मैं बाहर गया कोई नहीं है। मिला क्या, वेलोसिटी आ गई? हाँ बाकी लोग भी निकालेंगे बेटा जल्दी से। कहाँ? अरे यहीं बना है। हाँ ये डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14, है नहीं? अब यहाँ आ जाएगा अपना डेल्टा एक्स कितना है, 10⁻⁻15, 9.1 10⁻⁻31 इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻⁻35. Delta V is equal to 5.27 10⁻⁻35 divided by 9.1 into 10⁻⁻46. ऊपर चला गया 5.52.7 divided by 91 into 10⁻+11 या 527 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है भैया, डिवाइड कर लिए? 5.79 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड। कितनी, ये क्या चीज निकाला हम लोगों ने? दिस इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, समझ रहे हो? नोट करो। हाँ जी हाँ भैया इसीलिए लगा है फ्लेक्स। ये अपना सिविक सेंटर में है, एक भिलाई में और एक रायपुर में है। आप कहाँ के लिए? रायपुर में अपना पचपेड़ी नाका के पास है भैया। पचपेड़ी नाका के पास है। आप बताओ कौन सी क्लास में है बच्चा, फिर मैं आपको बताता हूँ। 11th में है ना? तो ये अपना पचपेड़ी नाका में आपको देखो देवी लक्ष्मी हॉस्पिटल, प्रियदर्शी नगर जाने वाला रास्ता देखो, बस पैसा नहीं आएगा तो कैसे घर चलेगा, है ना? किस्ती भरनी पड़ती बहुत सारी। ये क्या है, ये अनसर्टेनिटी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये अनसर्टेनिटी उससे ज्यादा है, पॉसिबल है क्या? नहीं। इतनी अगर उसके पास वेलोसिटी होगी तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी? बहुत ज्यादा। और इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी एक बंधे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं। समझ में आया? तो लिखेंगे भैया दिस मच हाई वेलोसिटी, this much high velocity will result into very high kinetic energy, which is not possible for a bound electron, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं,
which is not possible for a bound electron. Therefore electron cannot exist. Therefore electron cannot exist inside nucleus. न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता. उसका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट से 200 गुना ज्यादा आ जा रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल. समझ में आ गई बात? पक्का भैया? हो जाएगा. चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, या एक काम करोगे PYQ में से बनाते हैं. इसमें से ज्यादा सवाल आता नहीं है, सीधा PYQ में से ही बनाते हैं. वही क्वेश्चन मैं कराने जा रहा था नीट वाले बच्चों के लिए. 2008 में इसमें आखिरी बार सवाल आया था. 2008 में पैदा हो गए थे आप लोग? नहीं हुए थे? कब हुए? 10 में हुए ना, तब तो 2 साल बासी हो गया था सवाल, है ना. तो 2008 में आया था सवाल. आओ पेज नंबर 106 खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 बनाने की कोशिश करेंगे. बहुत बढ़िया सवाल है. क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है. पेज नंबर 106 में क्वेश्चन नंबर 11. तेरा किताब कहाँ है बे? अच्छा, दोनों अपना अपना लाना भैया है. कहाँ है? अच्छा ठीक, अगली बार से खुद निकालना. हाँ, सारे साथ चलेंगे ना. सामान रख देना. हाँ बेटा, आ गया आंसर? आ गया? अरे वाह यार, क्या बात है, कैसे आ गया? अक्कड़ बक्कड़ से नहीं सॉल्व की. क्या बोल रहा है सवाल में? पढ़ो. इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m आर इक्वल, मतलब मास m है. इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटीज. देखना भैया क्या बोल रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना होगा. ठीक है, अब क्या इक्वेशन है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. इसको हटा भी देता हूं मैं. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई. अब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालने बोल रहा है. एक तरीका क्या है देखना, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन एम इंटू डेल्टा एक्स. ऐसा कर दू तो आ जाएगा. लेकिन सवाल में देखो, आप ऑप्शन चेक करो, डेल्टा एक्स दिया है क्या? पढ़ो ऑप्शन पढ़ो. डेल्टा एक्स दिख रहा है? नहीं. इसका क्या मतलब है, अपने को डेल्टा एक्स रखना है या हटाना है? हटाना है. अब डेल्टा एक्स हटा करके मैं क्या लिख सकता हूं उसकी जगह, बोलो. डेल्टा पी लिख सकता हूं. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी. डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी, डेल्टा पी का स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई. डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो. एम डेल्टा वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. डेल एम स्क्वायर डेल्टा वी का स्क्वायर बराबर एच अपॉन 4 पाई. मेरे को क्या चाहिए, डेल्टा वी. तो मेरे को एम हटाना पड़ेगा. तो डेल्टा वी का स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर, और डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर. हो गया. क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा, बोलो. ऊपर से क्या आएगा, 1. नीचे से क्या आएगा, 4 बाहर निकलेगा कितना, 2. एम स्क्वायर की जगह एम अंडर रूट एच बाय पाई. तो ये देखो, ये आपका आंसर. समझ में आ गया भैया? ठीक हो जाएगा. नोट करो जल्दी से, तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा.
हो गया बेटा, बोलूं? इफ अनसर्टेनिटी, क्वेश्चन लिखेंगे, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी, in position and velocity of a particle of mass m, if uncertainty in position and velocity of a particle of mass m are equal, then uncertainty in momentum, uncertainty in momentum will be, चलो निकालो आप लोग, ऐसे ही निकालना है इसी तरीके से जैसे निकाला है मैंने। इसका मिस कॉल आया था, मेरा फोन बज रहा था क्या? अच्छा, एक बार बजा। हुआ क्या कुछ? सही सही। अब यहां क्या करेंगे अपन लोग? क्या बोल रहा है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी आर इक्वल, और क्या निकालने बोल रहा है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई लिख दे रहा हूं। अच्छा, लेकिन मेरे को मोमेंटम चाहिए, लेकिन डेल्टा एक्स के टर्म्स में नहीं चाहिए, तो डेल्टा एक्स हटा दोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा एक्स की जगह इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब मैं दोनों तरफ m मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखना ना, मल्टीप्लाइंग m बोथ साइड्स, दोनों तरफ m मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m डेल्टा v इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। m डेल्टा v को क्या बोल सकते हैं अपन लोग? बोलो, डेल्टा पी बोल सकते हैं। अच्छा, इंटू m दोनों तरफ करना, तो माफ करेगा, है ना, एच एम। समझ आ गया? ये क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच एम अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी का स्क्वायर बराबर एच एम अपॉन 4 पाई, और डेल्टा पी बराबर अंडर रूट एच एम बाय 4 पाई। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 1/2 अंडर रूट एच एम बाय पाई। समझ आ गया? पक्का? ठीक। तो वैसे कभी पूछा नहीं है, मगर कभी पूछे तो पूछ सकता है। समझ आ गया? पक्का? ठीक, हो जाएगा, कर लोगे? हो गया? बढ़े आगे? चल, तो भैया कॉपी निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे, नहीं पहले, हाँ हेडिंग डालेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है भैया, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन, इट इज एप्लीकेबल
ओनली ऑन क्या, माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अगला लिखेंगे नंबर 2, रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्ट्रीज, डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्ट्रीज, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ ही है, कैसे गया, ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सिमिलर पार्टिकल्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सिमिलर पार्टिकल। आप अगर कोई चीज को देख ही नहीं पाओगे तो कहां से आया बता पाओगे क्या, उसका पाथ बता पाओगे नहीं। तो हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं क्या, नहीं, तो हम उसका पाथ नहीं बता पाएंगे। तो डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री हमको नहीं पता किधर से आया, वो कैसा घूम रहा है, दिख ही नहीं रहा तो कैसे बताए, है ना। अच्छा, बोर के मॉडल में क्या था, उसको सब पता था, कितनी दूरी पे है, गोल गोल घूम रहा है, क्या काइनेटिक एनर्जी है, क्या पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हर चीज एग्जैक्टली पता था। जब हमें वेलोसिटी ठीक से नहीं पता तो हमें काइनेटिक एनर्जी ठीक से पता होगी क्या, नहीं। जब हमें पोजीशन ही ठीक से नहीं पता तो हमें रेडियस पता होगा क्या ठीक से, नहीं। तो अब हम कोई भी चीज को एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन तो है ना, और कहाँ है, एटम के अंदर है, और हम ये भी जानते हैं न्यूक्लियस में नहीं है, तो वो कहाँ है, न्यूक्लियस के बाहर और एटम के अंदर, उसी बीच में कहीं पर तो है ना। हमने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं, लेकिन हमने एहसास किया। कैसे एहसास किया है, कि बिजली के प्लग में उंगली डालो, बटन चालू करो, एहसास हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तभी करंट लग रहा है। इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, देखा है किसी ने, नहीं देखा, लेकिन लोगों ने एहसास किया है कि भाई ऊपर वाला है, कुछ तो है, कोई तो डिवाइन फोर्स है। समझ में आई बात मेरी, वैसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन भी। तो लिखेंगे भैया, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, on this basis Bohr's picture of an atom which had fixed radius and fixed energy of electron फेल हो जाता है। इससे क्या समझ में आ रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड, लेकिन एटम के अंदर है, मतलब मैं उसकी प्रोबेबल पोजीशन फाइंड कर सकता हूं कि भैया यहां होना चाहिए, इतनी दूरी पे लगभग होगा। एग्जैक्ट दूरी नहीं बता सकता, लेकिन प्रोबेबल दूरी बता सकता हूं। तो लिखेंगे, नाउ we can only talk about finding an electron in a probable region around nucleus moving with a probable velocity having a probable energy। समझ में आ गया भैया, ठीक। अब हम लोग केवल किसकी बात कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की। समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, अभी मेरे मिलने की प्रोबेबिलिटी है ना, सबसे ज्यादा मेरे मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, कोचिंग में मैं सप्ताह में 5 दिन आता हूं। 3 दिन में आता हूं, सुबह 10 बजे आ जाता हूं। अभी 7:30 बजे का देखना, आप लोग का ऑटो वाला नहीं आ रहेगा, मैं गाड़ी में पहले बैठ जाऊंगा। देखो हाँ भी कह रही है ना।
मेरे बहुत ज्यादा जल्दी है घर जाने की, आप लोगों से भी ज्यादा, है ना। मैं सोचता हूँ कब पीछे छूटे आप लोग से, है ना। तो फीलिंग इज म्यूचुअल, है ना, दोनों तरफ से। ऐसा नहीं कि आप ही सोच रहे हो, हम भी सोच रहे कि ये चाहे तो हम घर जाएं, है नहीं। तो भाई साहब जो है, फिर मैं घर चले जाता हूँ। मैं पहुंच जाता हूँ घर, वो हमारे ड्राइवर भैया हैं, वो भाई साहब हेलीकॉप्टर चलाते हैं, पायलट है वो, है ना। तो कॉकपिट पे बैठते हैं वो, और फिर वो किसी की सुनते नहीं, यूं 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 सिग्नल विग्नल सब इधर इधर राइट साइड से निकाल के 40 मिनट 45 मिनट में रायपुर घर, 8:15 8:30 तक के मैं घर पहुंच जाता हूँ। फिर 8:30 बजे से लेकर के मैं कल फिर सुबह 9 बजे तक घर में रहूंगा, 12 घंटा। और फिर आऊंगा कल, आज सुबह 10 बजे आया था, 7 बजे चल दिया, 12 घंटे रहा क्या? नहीं। घर में कितना देर रहा? 12 घंटा। समझ में आया? मेरे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? मेरे घर में। यहां मिलने की मेरी प्रोबेबिलिटी नहीं है। मेरी मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है ज्यादा? मेरे घर में। आपसे मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है ज्यादा? आपके घर में। आप अपने घर में रहते होगे ना। अच्छा, कोई आदमी जो है वो बहुत ज्यादा देर ऑफिस में रहता है, तो लोग क्या बोलने लगते हैं कि भाई साहब इसने तो ऑफिस को ही अपना घर बना लिया है। समझ में आई बात? तो जहां आदमी के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसका घर। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी अब हम लोग एक्यूरेटली बता सकते हैं क्या कहां मिलेगा? नहीं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की केवल क्या बता सकते हैं? प्रोबेबल पोजीशन की। देख भैया यही कहीं हो ही यार, देख है बने, देख है नहीं। तो हम लोग केवल क्या बता सकते हैं? उसकी प्रोबेबल पोजीशन। जहां मिलने की प्रोबेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी, वो जगह क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन का घर। उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। तो लिखेंगे भैया the three-dimensional region around nucleus where probability, the three-dimensional region around nucleus where probability of finding an electron, where probability of finding an electron is maximum, where probability of finding an electron is maximum, is known as an orbital, is known as an orbital। उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं भैया? ऑर्बिटल। समझ में आ गया? ऑर्बिटल क्या है? इलेक्ट्रॉन का घर है। समझ में आ गया? पक्का? चलो, तो ये था भैया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब बोर का मॉडल क्या हो चुका है? वो धाराशायी हो चुका है। बोर को लोग पानी पी पी गाली दे रहे हैं, मुंह पे थूक के चल दे रहे हैं कि चल खुद भी बोलता है पगला, है नहीं। तो अब जो है हमें क्या चाहिए? एटम के अंदर का एक नया पिक्चर चाहिए कि एटम अंदर से कैसा दिखता होगा। तो उसको समझने के लिए एक भाई साहब है जिनका नाम है श्रोडिंजर। तो उन्होंने अपना एक वेव इक्वेशन दिया। उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप जो है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल पोजीशन और प्रोबेबल एनर्जी फाइंड कर सकते हो, जो कि एक्यूरेट तो हम लोग को हाइजेनबर्ग करने नहीं दे रहा है, मना कर दे रहा है। समझ में आ गई बात भैया? ठीक। तो हेडिंग डालेंगे श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। अरे बाप रे, SCHRO, मैं उठ के लिख ही देता हूं, अच्छा लगेगा। SCHRODINGER। यहां ओ के ऊपर मैंने 2 बिंदी लगा देना। श्रोडिंजर्स होगा मेरे ख्याल से वेव इक्वेशन। ठीक है। ये लोन पेयर समझते हो आप लोग? ये श्रोडिंजर का लोन पेयर है, ऐसा मेरा मानना है। मैं केमिस्ट्री वाला हूं। मेरे को कोई बच्चा बता रहा था कि सर ये कोई, जैसे वो हिंदी में बिंदी और उर्दू में नुक्ता होता है ना, वैसे फ्रेंच में या जर्मन में कुछ होता है, मगर हम तो जानते नहीं, हमारे लिए लोन पेयर है श्रोडिंजर का। ठीक है। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, तो ये भाई साहब ने एक तो इक्वेशन बनाया और इस इक्वेशन के पीछे उसने पूरा का पूरा एक तो ब्रांच बना दिया। ठीक। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा नेचर रखता है? सिंगल नेचर रखता है या डुअल नेचर रखता है?
डुअल नेचर है, वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हो क्वांटम, वो मैकेनिक्स जिसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, न्यूटन वाली, वो किस पे लग रही है? बॉल पे, ब्लॉक पे, पार्टिकल पे। बॉल कैसे है? पार्टिकल मोशन करती सीधा जाती है, ऐसे ऐसे नहीं जाती, समझ में आए? तो वो किस पे लगता है? पार्टिकल पे लगता है, जो अपन न्यूटन वाला फिजिक्स है पुराना, ठीक। वो ऐसे चीज पे लगता है कि जिसके पास डुअल नेचर हो? नहीं। तो अब हमको कोई एक ऐसी नई चीज चाहिए जिसके नियम किस पे लगे? ऐसे पार्टिकल पे लगे जिनके पास क्या है? डुअल नेचर। समझ में आया? अब इंसान लोग जो है, इंसानों के अपने नियम है। इंसान जो है वो ऐसा कपड़ा पहनता है, इंसान है ना, वो बाहर जाता है तो तमीज से रहता है ना, जो भी है उसके सोसाइटी के, क्या बोलते हैं उसको? जीरो सिविक सेंस। क्या चल रहा था? सिविक सेंस ही चल रहा था, है ना। तो इंसान का कुछ है सिविक सेंस। इंसान का नियम बंदर पे लगता है क्या? नहीं लगता। तो इंसान का नियम इंसान पे लगेगा। हम जो अभी तक के फिजिक्स पढ़ते आए हैं, क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, वो एक पार्टिकल पे लगती है। लेकिन हमारे पास जो चीज है वो केवल पार्टिकल नहीं है, वो क्या है? डुअल नेचर है। वो वेव भी है और पार्टिकल भी। वो नॉर्मली छोड़ दोगे आप, डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? एक वेव। जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करने जाओगे, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, तू पकड़ने जाओगे, उसको एब्जॉर्ब करने जाओगे, इमिट करने जाओगे, तुरंत क्या में चेंज हो जाता है? पार्टिकल। तो ऐसे इसका डुअल नेचर, बदलता रहता है नेचर। तो इस पे हम लोग न्यूटन का फिजिक्स लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो हमको नया फिजिक्स चाहिए। तो ये नया फिजिक्स के जनक, इस नया फिजिक्स को हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये लगता है ऐसे पार्टिकल पे जिसके पास डुअल नेचर होता है। इसको श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग दोनों ने मिलकर बनाया हुआ है ना, अपने अपने इक्वेशंस के थ्रू। एक दिन मैं एक फेसबुक पे वीडियो देख रहा था, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे, तो उसमें एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का, मैं तो बहुत आपको नाम मात्र पढ़ाने वाला हूँ, नाम मात्र सिलेबस में मैं आपको बोलूंगा सब याद कर लो। वो उतना बड़ा जो अपने सिलेबस में, अपनी औकात से बहुत बाहर की बात चल रही है ना। तो वो उतने बड़े यूनिवर्सिटी का, अंग्रेज यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है, वो अपने बच्चों को बताता है कि आने वाले 8-10 क्लास, 8-10 दिन हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, और इन 8-10 लेक्चरों के बाद आपको भी क्वांटम मैकेनिक्स उतना ही नहीं समझ में आएगा जितना मुझे नहीं समझ में आता है ना। मतलब वो उस लेवल तक ले आएगा कि आपको भी नहीं आए समझ में। तो ये उतने बड़े लोगों को जब नहीं समझ में आया, तो हम लोग को क्या ही समझ में आएगा। तो मैं पहले से ये बताना चाह रहा हूं इसलिए कि आप अपनी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें, कि आपको ये लगेगा, आपको ये पता चले कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसके आगे हम लोग क्यों की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि भैया ऐसा है। आपने 5:45 बजे ही क्लास क्यों रखी? इट इज वेरी ऑड टाइमिंग। आप 5:30 बजे रखते, 5 बजे रखते, 5:45 ही क्यों रखी? रखी तो रखी, तेरे पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है मत पढ़। अब यहां से वो वाला कहानी शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक। तो लिखना शुरू करेंगे भैया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर सबसे पहला हेडिंग डालेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स लिखेंगे। इट इज अ थ्योरेटिकल साइंस। अपन 2-4 पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में आज के लिए। इट इज अ थ्योरेटिकल साइंस that deals with the study of, that it is a theoretical science that deals with the study of microscopic particles, that deals with the study of microscopic particles that have both observable, that have both observable wave as well as both observable wave as well as particle like properties. ठीक। किसके लिए लगता है? जिसके पास दोनों वेव और पार्टिकल के गुण हो। लिखेंगे
अगला अगली लाइन में लिखेंगे इट वॉज डेवलप्ड बाय वर्नर हाइजेनबर्ग, WERNER, वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंजर, ERWIN, एरविन है बेटा, है ना, अरविंद नहीं है ना, एरविन श्रोडिंजर, फॉर अ सिस्टम such as an atom or molecule whose energy does not change with time, अगला पॉइंट लिखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स is based on Schrodinger's equation. Quantum mechanics is based on Schrodinger's equation, which can be written as लिखेंगे भैया इक्वेशन डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये वाला छोटा सा इक्वेशन है, ठीक, चलो नोट करो जल्दी से। अब इसमें क्या क्या चीजें मैं दिखाता हूं आप लोगों को। एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, एक बार हाथ से होता नहीं ढंग से, इसमें 2 बार करना पड़ता है, ठीक। तो आप ज्यादा सोचे ना, चल जाएगा काम, पूछता भी नहीं बहुत, इसके सारे सवाल आपसे लग जाएंगे, मगर वो कैसे लगेंगे ये केवल ऊपर वाला ही जानता है ना। तो मैं आपको सिखा दूंगा, सब जुगाड़ अपने पास सारा है, ठीक है। तैयार हो गया, यहां तक लिख लिए। अब यहाँ क्या क्या चीजें लिखेंगे भैया, एक्स वाई एंड जेड। क्या होगा, एक्स वाई जेड पोजीशन, तो एक्स वाई जेड लिखेंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्स वाई जेड ऐसे भी पोजीशन दिखाता है, एक्स वाई जेड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो 8 तो वही है, क्या 8 तो 8 है, सॉरी, है ना। पाई बताने की जरूरत नहीं है। एम क्या होगा, मास किसका, आपका, वो पार्टिकल जिसके बात चल रही है। एच क्या होगा, प्लैंक्स क्वांटम कांस्टेंट हो गया, वो भी लिखने की जरूरत नहीं। ई लिखेंगे, ई टोटल एनर्जी, ई लिखेंगे टोटल एनर्जी। वी लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो साई बनाया ना, ये एक्चुअल में ऐसा है बेटा, ये एक्चुअल में कुछ इस टाइप का है, लेकिन हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। इसको बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं, साई। सिंबल का नाम है, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है, वैसे क्या है, साई। तो लिखेंगे भैया साई, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, जो इलेक्ट्रॉन की वेव है उसका वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव। समझ में आ गया भैया, ठीक। आगे लिखेंगे वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन क्या होता है, तो मैंने जितना समझा फिजिक्स में, वो वेव फंक्शन, जो ये वेव का फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। अगर ये वाला वेव फॉर्म पॉजिटिव है, वेव फंक्शन पॉजिटिव है, तो ये वाला कैसा होगा, नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला कैसा होगा, नेगेटिव। तो वेव फंक्शन साई जो है, क्योंकि ये वेव फंक्शन है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ साई कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। द वैल्यू ऑफ साई कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। साई की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 दोनों, तीनों हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, मेरे कल आपसे यहां मिलने की प्रोबेबिलिटी, कल प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, क्यों नहीं,
आप नहीं आओगे, मैं तो रहूंगा। मेरे कल यहाँ मिलने की, मैं बोल रहा हूँ आपके नहीं, मेरे कल यहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है क्या? मैं कल आऊंगा, मेरी सुबह क्लास है ड्रॉपर की, हो सकता है मैं यहीं रुक रहा हूँ कल, आज रात के मैं यहीं यहीं सोऊंगा जमीन में, है ना, गरीब आदमी। अच्छा, कल मेरे नागपुर में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? क्यों, नागपुर यहाँ से रास्ता नहीं बना है जाने का? लोग जा सकते नहीं जा सकते नागपुर? कितने, 2-4 महीने में पहुंच जाते हैं? 5 घंटे का रास्ता है। 5 भी नहीं है, यहाँ 5 घंटा तो रायपुर से, यहाँ से तो 4-4.5 घंटे का ही रास्ता है। मेरे पास तो इतना बड़ा गाड़ी है, मैं पहुंच जाऊंगा, ड्राइवर भी है, मैं आज ही पहुंच सकता हूँ, कल भी छोड़ो आप, है कि नहीं? तो मेरा नागपुर में होने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 0 है क्या? नहीं। अच्छा, कल मेरे मुंबई में होने की प्रोबेबिलिटी है? रायपुर से हवाई जहाज चलता है, मैं बैठ सकता हूं, जा सकता हूं ना? कल मेरे थाईलैंड में होने का प्रोबेबिलिटी कम है, 0 है क्या? नहीं, वो हवाई जहाज चलता है, कल पहुंच जाएंगे, कल के कल। अभी रात की मैं यहां से निकलूं, 8-9 बजे की फ्लाइट पकड़ूं, दिल्ली चल दूं, दिल्ली से तो 24 घंटे चल रही फ्लाइट, मैं जा सकता हूं नहीं जा सकता? जा सकता हूं। मेरे कल सिंगापुर में होने की प्रोबेबिलिटी 0 है क्या? मेरे कल अमेरिका की यूएस से सिएटल में होने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है ना? मेरे परसों चांद पे होने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं, बहुत कम है। हो सकता है नासा का सीक्रेट मिशन जा रहा हो और मैं उसका एस्ट्रोनॉट हूं, नहीं हो सकता? हो सकता, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन 0 नहीं। हो सकता है मैं, चांद है ही कितना दूर, यहीं से दिखता है चांद, तो फिर भी अमेरिका तो दूर है, दिखता नहीं है चांद, तो यहीं से दिख रहा है ना, बाहर निकलोगे दिख जाएगा। मैं जा सकता हूं नहीं जा सकता हूं? जा सकता हूं। लोग गए नहीं गए पहले चांद पे? गए। तो हो सकता है सीक्रेट मिशन जा रहा हूं, हवाई जहाज में जा रहे हो हम लोग बहुत तेज, मैं और डोनाल्ड और ये इलॉन जा रहे हो हम लोग, है ना? हो सकता है। गलत बात है क्या? मेरे कहीं भी होने की प्रोबेबिलिटी 0 है क्या? प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? संभावना, जो कि कभी 0, अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी देन इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दैट इज श्योरिटी, कि है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मेरे कहीं भी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 नहीं हो सकती। हम लोग इलेक्ट्रॉन को श्योरिटी से फाइंड कर सकते हैं क्या? हम लोग काय से फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को? प्रोबेबिलिटी से। और इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, किसी के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी 0 नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल। साई की वैल्यू, मतलब साई इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को शो नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो साई जो है वो हमेशा क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकता है। लेकिन किताब में लिखा कि मॉड ऑफ साई स्क्वायर, साई अगर नेगेटिव है तो साई स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। साई अगर पॉजिटिव है तो साई स्क्वायर क्या होगा? मतलब साई स्क्वायर हमेशा क्या होगा? और इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मतलब साई स्क्वायर किसको दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को। तो लिखेंगे बट मॉड ऑफ साई स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ साई स्क्वायर, बट भी लिखना था, चलो कोई बात नहीं। मॉड ऑफ साई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, is always positive. It is known as probability density. It is known as probability density, and it shows the probability, and it shows the probability of finding an electron. It shows the probability of finding an electron in a 3-dimensional region, probability of finding an electron in a 3-dimensional region around nucleus, in a 3-dimensional region around nucleus। समझ में आ गया भैया? पक्का? ठीक हो जाएगा। चलो इतना लिख के रखना। साई काम का है या साई स्क्वायर काम का है? साई स्क्वायर काम का है। समझ आ गया? पक्का? चलो अब बाकी अगली क्लास में देखेंगे।